हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो देखो यार, मैं इस वीडियो पे तो काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ एंड आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल तो देख लिया होगा। काफ़ी अच्छी वीडियो है और मैं इस वीडियो में काफ़ी रॉ रहना पसंद करूँगा। आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो देखो यार, पहली चीज़ काफ़ी लंबी हो सकती है और मैं स्क्रिप्ट लेके बैठा हूँ, बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है, देख सकते हो तुम। तो मैं इस वीडियो में काफ़ी रो रहना पसंद करूँगा। काफ़ी अच्छी वीडियो है, लंबी हो सकती है। मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि इसको आप एक पार्ट में देखो, टुकड़े कर करके आप देख सकते हो। बेशक आप पहले 10 मिनट देख सकते हो, उसके बाद देख सकते हो, पर इस वीडियो को मैं आप चीज़ को बोलूँगा कि पूरी देखना। ये एक वीडियो काफ़ी आपकी एक तरह से हेल्प कर सकती है, जागरूकता फैला सकती है, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से डीपली सोचो तो जैसा आपको पता है, 7 businesses दैट कैन हेल्प यू रूल दिस वर्ल्ड, वट आर दे? हाउ कैन यू डू दैम? ऐसी क्या है? तो देखो यार, आप या तो इन काइंड ऑफ बिजनेसेस में, इन काइंड ऑफ नीश के अंदर, या तो आप एक जॉब ले सकते हो, आप नौकरी कर सकते हो, या आप खुद एक बिजनेसमैन बन सकते हो। आप इन बिजनेसेस के अंदर खुद एक तरह से पार्ट ले सकते हो, आप खुद ये बिजनेस कर सकते हो, या आप इन बिजनेस के अंदर एक पार्टनरशिप कर सकते हो। आप इन बड़ी बड़ी कंपनीज का एक मेजर शेयर होल्डर हो सकते हो, या आप इनके अंदर नौकरी कर सकते हो। क्योंकि ये ऐसी जॉब्स है, ये ऐसे बिजनेसेस है जहाँ पर आपको एक अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। ये ऐसी चीज़ है। तो स्क्रिप्ट मैंने लिख रखी है, मैं स्क्रिप्ट को देख के ही पढ़ूंगा, उसको देख के आपको बताऊंगा, क्योंकि यार काफ़ी काफ़ी चीज़ है इसमें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पहले बात करता हूँ अबाउट फर्स्ट, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें क्या कर सकती है, विच इज़ एनर्जी। यस, ऑयल, गैस, एनर्जी जितनी भी आती है आज के समाज में जो आप देखते हो, और आप खुद चीज़ यहाँ पे नोटिस करो यार, समाज के अंदर कितने ये जो बोलते हैं शेख, जिसे बोलते हैं सऊदी के टाइप के, यूएई के अराउंड जो शेख जिन्हें बोलते हैं, ये सब ज़्यादा क्या ओन करते हैं? ऑयल। इन पास इतनी वेल्थ कैसे आई है? ऑयल। क्यों लोगों ने बोलते कि भाई वो ट्रिलियनर है? बोलते हैं ना, तूने सुना होगा कि भाई उन पे तो इतने अरबों खरबों पैसे हैं। कैसे है? ऐसे ही है। तो इस चीज़ में कूदते हैं। देखो यार, एवरीथिंग वर्क्स ऑन एनर्जी। ये तुम सबको पता है, ये चीज़ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एवरी नेशन, बिजनेसेस, हाउस होल्ड, तुम खुद सोचो, गैस आती है, सीएनजी, एलपीजी, जो गैसेज है उससे गाड़ी चलती है, घर में एलपीजी आती है, गाड़ी सीएनजी से चलती है। वो क्या हुआ? एनर्जी का सोर्स है। ऑयल, तेल, ये पेट्रोल, डीजल, ये भी एक ऑयल का सोर्स, ये एक एनर्जी का सोर्स है। क्रूड ऑयल से बन के ये एक तरह से पेट्रोलियम जिसे बोलते हो, उसके बाद ये रिफाइन होके पेट्रोल और डीजल में बनते हैं। तो तुम्हें पता है ये चीज़ तो। और इस चीज़ से काफ़ी मैनिपुलेशन हो सकती है, तुम्हें ये चीज़ पता है? ऑयल जो चीज़ है, ऑयल कितनी, तुमने खुद ये चीज़ भी नोटिस करी, रिलायंस, जो रिलायंस है वो भी तो ऑयल के अंदर घुसी हुई है। और पूरी दुनिया का, तुम बोल, पूरी दुनिया का तो नहीं बोलना चाहिए, इंडिया का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है उनके पास। उनकी कंपनी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी है पूरे इंडिया में, रिलायंस, तुम्हें पता हो तो। और ऐसी ही कुछ कंट्रीज़ है जो ऑयल का प्रोडक्शन कंट्रोल कर सकती है। मैं तुम्हें थोड़ा बहुत नाम बता देता हूँ, देखो। और पता है, इनके बीच में मोनोपोली भी चलती है। स्टॉक्स, जो तुमने सुना स्टॉक्स क्या होते हैं, तो स्टॉक्स के प्राइसेस अप एंड डाउन चलते रहते हैं ऑयल के चक्कर में। क्यों? वो भी मैं बताऊँगा आगे चल के। तो देखो, जैसे मैंने लिख रखा है, सऊदी अरेबिया, रशिया, यूएई, इसराइल, कुवैत, ये जो सॉरी इसराइल नहीं, इराक, सॉरी आई वेंट टू, सऊदी अरेबिया, रशिया, यूएई, इराक, ईरान भी है उनमें, कुवैत भी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई यार मैं तुम लोगों को ये चीज़ की, ये मेजर कंट्रीज़ हैं जिनके पास ऑयल रिजर्व्स है बहुत बड़े बड़े। तो इस चीज़ को समझो, सबके पास तेल नहीं है। तुम्हें पता है, अगर सबके पास वो चीज़ नहीं है तो उसकी वैल्यू कुछ होगी। अब कुछ कंट्रीज़ के पास है तेल काफ़ी मात्रा में, अगर तुम बोलो तो उसका कितना वो मैनिपुलेशन करते होंगे। तो एक चीज़ बताता हूँ मैं, तुम्हें चीज़ नोटिस करना, जब भी क्रूड ऑयल होता है ना, जो कोयल, जब भी उसके दाम बढ़ते हैं ना, तो हमेशा चीज़ नोटिस करना, जो स्टॉक मार्केट होती है, इंडियन मार्केट हुई, बाहर की मार्केट हुई, ज़्यादातर शेयर्स गिरते हैं। ये तुमने नोटिस करा होगा। क्यों? इंडिया में तो बहुत है, अगर तुम न्यूज़ पढ़ते होगे ना तो तुमने ये चीज़ सुनी होगी कि आज क्रूड ऑयल का दाम इतना है तो इसी कारण आज स्टॉक मार्केट डाउन गई। क्या है उसके बारे में तो पता है? क्यों है? क्यों है उसके पीछे रीज़न ये है, जो जितनी भी कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो सब लॉस करती है जब भी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का एक हिस्सा चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन जिसे बोलते हैं,
वो अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं इधर से उधर। और पर अगर ऑयल का प्राइसेस बढ़ रखे हैं तो खुद सोचो तुम, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, उनको तेल जो वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसके रीज़न से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो उनका मार्जिन कम होगा। मार्जिन कम होएगा मतलब कंपनी ग्रो उतनी ही रेट पे कर नहीं रही जितनी रेट पे करना चाहिए। उसी रीज़न से एक कंपनी के शेयर्स गिरने लग जाता है, और ये इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तुम बोल सकते हो, मैथमेटिकल टर्म दूँ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रूड ऑयल और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट। और इसका मैं तुम्हें बताता हूँ, जो भी टॉप प्लेयर्स होते हैं, लाइक मैंने देखो पढ़ के बता रहा हूँ तुम्हें ये, इफ़ द टॉप प्लेयर्स कंट्रोल द प्रोडक्शन दे कैन प्रिडिक्ट द स्टॉक मार्केट। दिस इज ट्रू, तुम्हें पता ही है। एंड अगर और बाकी अगर मैं इसमें चीज़ में अंदर जाऊँ, घुसूँ इस चीज़ के बारे में, तो ये सोचो कि जो दुबई है, यूएई है, ये जो जैसी जैसी जगह है, इन पे सबसे ज़्यादा डिमांड इसी चीज़ की थी यार। कतर, वहाँ पे तेल ज़्यादा था, तब उनने तेल को फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के लिए उन्हें वो पैसे लगाए और उनने एक अच्छी कंट्री बनाई। अब उनका टूरिज़्म से इतना पैसा आने लग रहा है, तो तेल काफ़ी चीज़ मैटर करती है। तुम खुद अब समझ गए ना कि तेल स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर सकता है, और स्टॉक्स ऐसी चीज़ है तो उसमें हर एक इंसान मोस्टली अपने पैसे इन्वेस्ट करता ही करता है। मैं भी करता हूँ, मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोग करते हैं, तुम्हारी फैमिली में भी शायद करते होगे, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट काफ़ी लोग करते हैं, मेरा मानना तो ये है, और काफ़ी मात्रा में करते हैं, अमाउंट बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो इस चीज़ को समझो, इसमें मोनोपोली है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ लोग ही ऑयल को कंट्रोल कर सकते हैं, तो दे हैव अ कंट्रोल ओवर दिस वर्ल्ड। दैट्स वाई आई पुटेड एनर्जी ऑन दिस लिस्ट। इसके ये मेरा रीज़न था। तुम ऐसी कंपनीज के अंडर काम कर सकते हो, तुम्हें बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, वो तुम्हारे हेडेक है, तुम कैसे करोगे, क्या कोर्स करना पड़ेगा तुम्हें, क्या तुम्हें डिग्री चाहिए उस चीज़ के लिए कि मैं उस फील्ड में जाऊँ अगर मुझे जॉब करनी है। बिलीव मी, फ्यूचर भी बहुत है। और ऑफ कोर्स देखो, क्रूड ऑयल हर बार लिमिटेड है। ऑफ कोर्स फॉसिल फ्यूल्स जिससे ये आते हैं, क्रूड ऑयल बनता है, वो लिमिटेड है, पर इसका मैं मानता हूँ स्कोप बहुत है, पैसे बहुत बन सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में तुम बोल सकते हो डिमांड उसकी बढ़ती रहती है ना, पर उसका सप्लाई तो लिमिटेड है ना, तो महंगाई बढ़ती रहेगी, और मतलब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता रहेगा, उसके हिसाब से तुम्हारी बेसिक सैलरी भी बढ़ सकती है, नो डाउट। तो इसलिए मैंने एनर्जी में क्रूड ऑयल, गैस, इन चीज़ को ऐड करने की सोची। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दूसरे बिजनेसेस, दूसरे जॉब कैटेगरी में बेसिकली, तो which is artificial intelligence and data. For example, Google and some market leaders, like Google is a market leader I guess, क्योंकि AI और डाटा के अंदर Google काफ़ी आगे है। और देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, गूगल बहुत ख़राब चीज़ है यार, तुम्हें नहीं पता गूगल तुम्हारे साथ क्या क्या कर रहा है। गूगल पे तुम्हारा पर्सनल डाटा है, तुम्हें पता है, जो तुम सोचते हो ना कि तुम्हारा पर्सनल डाटा सिर्फ तुम्हारे पास है और किसी पे नहीं है, तुम गलत हो। गूगल के पास तुम्हारे हर चीज़ का पासवर्ड है जो तुम सोचते हो, वो तुम्हारे प्राइवेट चीज़ों के अंदर घुस सकता है। अगर तुम्हें लगता हो कि नहीं घुस सकता, मेरी तो प्राइवेसी है, भाई तुम्हारी कोई प्राइवेसी नहीं है। इस चीज़ का हमेशा याद रखना। जो भी तुम अलाउ वाला जो ऑप्शन नहीं आता, अलाउ और डिनाई, जब भी तुम अलाउ पे क्लिक करते हो ना, यू आर गिविंग एक्सेस। इस चीज़ का हमेशा याद रखना। और गूगल एक मार्केट लीडर है डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मैं मानता हूँ। ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब चैट जीपीटी है जो गूगल का हिस्सा नहीं है, वो ओपेरा क्या बोल रहा हूँ, सैम ऑल्टमैन की कंपनी थी, मैं नाम भूल गया, काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही, मैं उसका नाम भूल गया। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी चैट जीपीटी के चल रहे हैं, उस कंपनी में चैट जीपीटी की कंपनी का नाम भूल गया मैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या था, मैं भूल गया नाम। तो अभी गूगल तुम्हें एक बात बताऊँ, गूगल के पास एक डाटा कंपनी है गूगल, तुम गूगल का एक कंपटीशन बना सकते हो, पर खुद सोचो गूगल का कंपटीशन बनना या दूसरा आसान चीज़ है कि तुम गूगल के अंदर नौकरी ले लो। दो चीज़ है भाई, इस चीज़ का हमेशा याद रखो, या तो तुम गूगल का कंपटीशन बना लो, दूसरा अपनी वाला ऑफकोर्स एक नई कंपनी बना लो, गूगल के कॉम्पिटिटर है तुम्हारा बेसिकली गूगल, या दूसरा तुम उसके अंडर नौकरी कर लो। क्या चीज़ आसान लगती है तुम्हें? गूगल के अंडर नौकरी करना इज़ वे ईजियर एंड वे बेटर अगर उनका कंपटीशन बनने चलोगे तुम। मुझे लगता है गूगल का कंपटीशन है। अब ऑफकोर्स ये अलग अलग ब्राउजिंग वेबसाइट्स भी है, लाइक सॉफ्टवेयर तुम बोल सकते हो,
ओपेरा करके एक, फिर ब्रेव है, ये एक बोलते हैं कि ये लाइक ये भी एक उसी के गूगल के ऑल्टरनेटिव है, पर दे यार वो उसके पास भी नहीं आते, मैं इतना मानता हूँ, वो आ ही नहीं सकते। गूगल तुम्हारे पर्सनल डाटा की वजह से इतने पैसे छापता है। तुम एक चीज़ बताओ, जो तुम ऐड देखते हो यूट्यूब पे, तुम ऐड देखते हो, यूट्यूब भी गूगल का है, जो तुम ऐड देखते हो गूगल पे वो कैसे है, वो तुम्हारे पर्सनल डाटा पे ही तो है। तुमने चीज़ नोटिस करोगी, जब भी तुम अपने फ़ोन के पास किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते रहोगे ना, गूगल तुम्हें उसी चीज़ की ऐड दिखाने लग जाएगा, यूट्यूब पे भी गूगल पे भी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बात सुन रहा है, तुम्हें लगता नहीं होगा, पर गूगल एक डाटा कंपनी है। तुम्हें एक चीज़ पता है, गूगल के पास इतने सर्चेज होते हैं भाई, डेली बिलियन में सर्चेज होते हैं, बिलियंस में सर्चेज डेली। और तुम खुद सोचो उस पर कितना पर्सनल डाटा होगा हर एक इंसान का, सबके पास गूगल है। गूगल इतने बिलियंस में पैसे देता है एप्पल को कि वो अपने एप्पल iOS सॉफ्टवेयर से उसको ना हटाए गूगल को। ऑफकोर्स iOS सफारी इस्तेमाल करता है, पर गूगल एप्पल को इतने बिलियंस में पैसे देता है ताकि एप्पल जो है वो उसको ना हटाए गूगल को अपने iOS सॉफ्टवेयर से। ये बातें तुम्हारे दिमाग से ऊपर जा रही होगी भाई, क्योंकि तुम दुनिया को अलग पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, मेरा इतना मानना है। दुनिया को अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करो। मैं इतना तुम्हें गाइड करूंगा इस चीज़ का। भाई देखो, समझो तुम किस चीज़ में पैसे खर्च रहे हो, तुम्हारी लाइफ क्या है, तुम किस चीज़ से इंटरेक्ट कर रहे हो, तुम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हो, समझो भाई उस चीज़ के बारे में। मैं तुमसे एक बात बताता हूँ, वट यू सी, वट यू लिसन, हाउ यू रिएक्ट टू द थिंग्स यू वॉच। ये हर चीज़ जो है, जितनी भी सारी चीज़ है, ये गूगल हर चीज़ नोट करता है, मैं इतना मानता हूँ। तुम क्या देख रहे हो, तुम्हारा रिएक्शन क्या रहता है उन चीज़ों के बारे में, गूगल वो नोटिस करता है। तुम्हारा फ़ोन, जो गूगल है वो डाटा कंपनी है, तुम्हें एक चीज़ हमेशा याद रखना, डाटा कंपनी वो और कुछ नहीं है, वो तुम्हारा डाटा स्टोर करती है, जिसे बोलता है स्टीलिंग योर डेटा बेसिकली। वो तुम्हारा डाटा लेके तुम्हें उस टाइप का एड्स दिखाती है, उस टाइप का तुम्हें कंटेंट दिखाती है। रिकमेंडेशन जो बोलते हैं, वो रिकमेंडेशन कैसे रिकमेंड करती है तुम्हें, जिस टाइप की तुमने पिछली वीडियोस देखी, जिस टाइप की तुम सर्चेस करते हो, उस टाइप की तुम्हें रिकमेंडेशन देती है। और तुम खुद सोचो वो कैसे कर पा रही है। उसके लिए तुम बोल सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो डाटा है, उसका उनने तुम्हारा डाटा ले रखा है कि भाई इसे क्या पसंद है। तुमने कभी नोटिस करा कि यूट्यूब तुम्हें ऐसा भी है शायद कि यूट्यूब क्या बोल रहा हूँ मैं, गूगल तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे विश करता है। मेरे साथ होता है ना कि मेरा बर्थडे आज, तो उन्होंने मुझे विश किया, तो तुम ये चीज़ नोटिस करना, ये गूगल करता है। अब गूगल क्या है, वो उस पर वो डाटा तो उन्होंने लिखा होगा ना कि हाँ मेरा बर्थडे इस दिन आता है, तभी तो उसने तुम्हें विश किया। इस चीज़ को समझो यार, वो एक डाटा कंपनी है, वो तुम्हारा डाटा लेके अपना पैसा बनाती है। एंड एक और, हाँ, जो तुम्हारी फ़ोटोज़ होती है ना गूगल ड्राइव पे, भाई बिलीव मी और नॉट, तुम्हारी फ़ोटो सेव नहीं है, वो सेफ है ही नहीं फ़ोटो। अगर तुम ये चीज़ सोचते हो कि मेरी फ़ोटो गूगल ड्राइव पे, भाई वो तो मेरा पर्सनल स्पेस है, कोई देख ही नहीं सकता, गूगल वो चीज़ देखता है, तुम्हारी कोई प्राइवेसी नहीं है। गूगल को पता है वहाँ के जो CEO फाउंडर, जो भी वहाँ एम्प्लॉयज़ है, सब, बिलीव मी, एम्प्लॉयज़ को तो नहीं पता होगा, पर जो भी उनके हाई एंड लेवल पे ना, अगर तुम्हें तुम्हारे बारे में कोई डिटेल निकलवानी है ना, वो निकाल सकते हैं। उन्हें पता है कि तुम कौन हो, क्या हो। बिलीव मी, ये तुम विश्वास नहीं करोगे पर मानो। इसी रीज़न से मैं बोल रहा हूँ कि गूगल इस दुनिया पे काफ़ी टाइप से कंट्रोल कर रही है। या तो तुम इस चीज़ का कंपटीशन निकाल सकते हो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा, या तुम उनके अंडर एम्प्लॉय बन सकते हो ताकि तुम मोटा पैसा छाप सको। नो डाउट छाप सकते हो। और तुम खुद सीख लो, गूगल के बिना आजकल कुछ नहीं चल रहा है यार। ये यूट्यूब है, ये तो गूगल का ही है, मतलब खरीद रखा है उन्होंने ऑफकोर्स यूट्यूब को, पर गैस यार इस चीज़ को सोचो, गूगल कितना तुम्हारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में, कितना इम्पोर्टेंट है। योर ईमेल्स जितनी भी है तुम्हारी, कितनी सारी ईमेल्स होगी यार जो प्राइवेट होगी, उसमें प्राइवेट तुम्हारा बैंक की कुछ डिटेल्स होंगी, तुमने अपने CA को कुछ पर्सनल डिटेल्स भेजी होगी, तुमने बैंक से अपनी स्टेटमेंट निकलवाई होगी, गूगल के पास वो हर चीज़ है, मैं इतना मानता हूँ। गूगल बोलता है कि तुम्हारे चैट्स इंक्रिप्टेड है, व्हाट्सअप गूगल का नहीं, सॉरी आई गेस व्हाट्सअप मेटा में आता है, पर गूगल पे तुम्हारे कोई भी चीज़ें इंक्रिप्टेड नहीं होती। बेशक गूगल लिखता हो, ये मेटा बोलता हो कि व्हाट्सअप पे तुम्हारे सारे चैट्स इंक्रिप्टेड है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, अगर तुम इस सोचते हो कि इनक्रिप्टेड है, वो नहीं होती यार। मैं तो नहीं मानता इनक्रिप्टेड है, वो हर कोई देख सकता है अगर वो चाहे तो। दे हैव द एक्सेस, बिलीव मी। वो इस दुनिया पे एक तरह से काफ़ी कंट्रोल है उनका, और कितनी वैल्यूएशन है उस कंपनी की, खुद सोच लो। क्यों है, कैसे है, ऐसे ही है यार।
जब दुनिया का इतने सब मार्केट लीडर है यार वो दुनिया के, तो तुम खुद सोचो। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट थर्ड थिंग विच इज़ माई फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट, मीडिया एंड नरेटिव कंट्रोल। तो देखो यार, मीडिया एंड नरेटिव कंट्रोल एक काफ़ी डार्क टॉपिक है। मीडिया तुम बोल सकते न्यूज़ के जितने भी ये ऐप्स है, जितने भी ये न्यूज़ चैनल्स है, सोशल मीडिया यू कैन से, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मेटा, न्यूज़ चैनल्स, ये सारे काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल करते हैं। तुम्हें ये चीज़ लगता हो कि यू हैव फ्रीडम, नो यू डोंट हैव। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक होने वाला है, तो आराम से बताता हूँ मैं इस चीज़ का। देखो यार, तुम्हें लगता होगा कि यार तुम पे फ्रीडम है कि मैं ये बोल सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तुम्हें पता है मैं क्यों यूट्यूब पे अपना बिजनेस नहीं बनाना चाहता, मैं क्यों लोगों को प्रमोट नहीं करता इस चीज़ के लिए कि तुम्हारे पास एक ऑनलाइन बिजनेस होना चाहिए, अ सोशल मीडिया टाइप ऑफ बिजनेस। मैं क्यों लोगों को मना करता हूँ? क्योंकि मेरा जैसा इंसान जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में मानता है, जो बोलना पसंद करता है, अब मैं तुम्हारे साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, अगर किसी भी इंसान को यूट्यूब के, तुम बोल सकते हो हेड्स को, अगर मेरी कोई भी बात पसंद नहीं आई ना, वो दो चीज़ कर सकते हैं, या तो मेरे चैनल को डिलीट मारेंगे, मुझे परमानेंटली बैन करेंगे, या दूसरा मुझे जान से मार सकते हैं। बिलीव मी यार, तुम ये चीज़ नहीं मानते पर दिस इज़ ट्रू। मैंने खुद काफ़ी लोगों के साथ होते हुए देखा ही है। मैं क्यों मना करता हूँ, मैं क्यों यूट्यूब को एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं रखना चाहता, मैं क्यों यूट्यूब फुल टाइम नहीं करता, क्यों है उसके पीछे रीज़न क्या है, वो यही है। मैं ऑफकोर्स यूट्यूब पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, पर वो मेरा एक हॉबी है, मैं इसे एक बिज़नेस नहीं बनाना पसंद करता। वो यही रीज़न है, क्योंकि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में मानता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ। मैं जो आज ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें काफ़ी चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड बिलीव मी, अगर उन्हें गुस्सा आया कि भाई इसने हमारी पर्सनल चीज़ों के बारे में टारगेट किया है, इसने हमारी पर्सनल चीज़ें बताई है, शेयर करी है ओपनली, वो मेरी वीडियो डाउन करेंगे, मेरा चैनल भी डाउन कर सकते हैं, या मुझे डाउन कर देंगे। सच बता रहा हूँ भाई, बिलीव मी, होता हुआ मैंने देखा लोगों के साथ। और मैं भी अकेला नहीं हूँ, जिनके मिलियंस में 5-5 मिलियन उनके फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उनके भी चैनल डाउन हुए हैं। क्यों हुए, कैसे हुए, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। देखो यार, अगर तुम पावरफुल इंसानों के अगेंस्ट बोलोगे तो तुम्हारा कंटेंट हटा दिया जाएगा। ये बात तुम जानते हो क्यों और कैसे। फॉर एग्जाम्पल सुनो, इन यूएसए यू कांट से अबाउट ज्यूज, इन रशिया नथिंग अगेंस्ट पुतिन व्लादिमीर पुतिन, इन यूएई नथिंग अगेंस्ट इस्लाम और देयर लीडर, यू नो दैट, इन इंडिया नथिंग अगेंस्ट द टॉप बिजनेसमैन एंड द गवर्नमेंट। और बाकी का तुम्हें ये मैंने टॉप कंट्रीज़ के तुम्हें बता दिया कि तुम इन कंट्रीज़ के बारे में तुम ओपनली बात नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। अगर तुमने बात करा तो वही है, या तो तुम्हारा चैनल हटा दिया जाएगा, या तुम खुद हटा दिए जाओगे इस दुनिया से। दो ही चीज़ें मैं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि तुम खुद सोचो, ये जितने भी ज़्यादातर ये न्यूज़ चैनल है ना, न्यूज़ चैनल, इन्हें कौन ऑन करता है? तुम्हें क्या लगता है? ऑल द टॉप बिजनेसमैन। तुमने कभी कुछ सुना है कि इस सरकार ने ये करा तो उसको उस पर कूद गए बिल्कुल कि इसने? कभी तुमने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये करा वो करा, प्राइम मिनिस्टर वो, चीफ मिनिस्टर वो, ये चीफ मिनिस्टर ये? मैंने नहीं सुना। जब भी कोई भी इतना ज़्यादा पावर में होता है ना, ये नहीं बोलते। या तो ये एक स्पेसिफिक पार्टी के पीछे पड़ेंगे, या तो ये बीजेपी के पीछे पड़ेंगे, या तो ये कांग्रेस के पीछे पड़ेंगे, या आम आदमी पार्टी के। ये 3 मेजर पार्टी आज के टाइम में जो मैं मानता हूँ। तो या भाई इन्हीं के अंडर पीछे पड़े रहते हैं, मैंने तो ये नोटिस करा है। ऑफकोर्स कांग्रेस और बीजेपी तो काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर है, क्योंकि वो तुम बोल सकते हैं वो नेशनल पार्टीज़ है। और भाई वो नहीं पढ़ते। कुछ चैनल्स होते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं जो उनके पीछे पड़ जाते हैं, अलग अलग। और तुम्हें लगता होगा कि जो भी तुम देख रहे हो, जो भी तुम सुन रहे हो, सही सुन रहे हो। भाई नहीं होता, उन्हें पैसे खिलाए जाते। तुम्हें पता है ये चीज़ को बात? मैं तो मानता हूँ ये चीज़। मीडिया अच्छी नहीं है, सोशल मीडिया हो गया, तुम्हारे न्यूज़ चैनल्स हो गए। तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने इसी चैनल पे ना कुछ टाइम पहले एक बात करी थी अबाउट कि 12th क्लास के ये कर दिए थे कि डमी क्लासेस होती है ना, उन्हें बैन कर दिया था, बंद कर दिया था कि अब जो भी डमी स्टूडेंट है, वो अगर डमी स्कूल कर रहा है ना, उसको बोर्ड नहीं दिया जाएगा 12th का। तुम्हें पता है ये चीज़ न्यूज़ का? तुम्हें पता ही नहीं होगी।
क्यों नहीं पता? क्योंकि न्यूज़ मास्टर की बात आई नहीं, मैं तो नहीं सुनी। अब इस पे क्यों नहीं है? अब अगर ये है भाई, इतने सारे लाखों डमी बच्चे हैं जो करते हैं, और इसको इसको भाई इतना मेरे गुस्सा आता है इस चीज़ का। तुम खुद सोचो, कोई डमी स्कूल क्यों करता है? ताकि वो अपने फ्यूचर पे थोड़ा फोकस कर सके, ताकि अगर उसे नीट क्लियर करनी है तो नीट की कोचिंग ले सके, उसे जेई करना है, आईआईटी करनी है, वो उस चीज़ की कोचिंग ले सके। हाँ ठीक है, अच्छी बात है भाई, करो। मैं तो खुद चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि तुम स्कूल मत जाओ, एक कोई कोचिंग करो, उस पढ़ाई की करो, और तुम एक डमी स्कूल कर लो, बाद में बस तुम बोर्ड दे आना। यही तो होता है डमी, और क्या होता है? एंड बिलीव मी यार, सरकार ने ये रूल बनाए, क्या न्यूज़ के अंदर आती है ये चीज़ें? क्या इस चीज़ के बारे में अगेंस्ट सरकार के बोला जाता है कि इस सरकार ने, XYZ सरकार ने ये चीज़ लागू करी एंड ये बुरी चीज़ है? भाई नहीं होता। प्रोटेस्ट करने का मौका ही नहीं देते। प्रोटेस्ट भी कैसे करो इस चीज़ के बारे में जब पता ही नहीं लोगों को? अब मैं लिख के दो, तुम में से इतने सारे लोगों को पता भी नहीं होगा ये चीज़। कुछ को पता होगा जो मेरी उस वीडियो को देख कर आ चुके हैं। मैंने उसमें बताई थी ये चीज़ कि सरकार ने बंद कर दिया डमी स्कूल वालों को, डमी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने से, बोर्ड का एग्ज़ाम देने से। तुम खुद सोचो, तुम बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दोगे, तुम आगे अपने जो प्रॉपर, तुम एक नीट हो गया, आईआईटी हो गया, इन जैसे एग्जाम्स कैसे दोगे जब तुम बोर्ड का एग्जाम भी नहीं क्लियर कर पा रहे? तुम्हारी ट्वेल्थ क्लास की सर्टिफिकेट यहाँ रखा तुम्हारे पास। सोचो भाई इस चीज़ को, कहीं नहीं मिलेगा न्यूज़ के अंदर तुम्हें। क्यों? अगर न्यूज़ में दिखा दी तो सरकार के विरुद्ध नहीं चले जाएंगे इतने सारे लोग, प्रोटेस्ट नहीं करने लग जाएंगे? अब सरकार तो अपना नाम अच्छा रखना चाहती है। भाई इतनी सारी चीज़, ये तो मैंने सिर्फ अभी एक चीज़ पॉइंट आउट करी है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे पास नहीं पता, तुम्हें पता भी नहीं। ऑफ कोर्स मुझे भी नहीं पता, ऐसे ऐसे कुछ लॉ, कुछ रूल ऐसे लागू कर दिए सरकार ने जो ना तुम्हें पता ना मुझे पता। अब अगर आज मैं इनके ओपोजिट में बैठने लग जाऊँ, मैं ओपोजिट में कुछ बोलने लग जाऊँ, जैसे मेरी वीडियो, ये उड़ सकती है, मेरी वीडियो कभी भी उड़ सकती है, मुझे नहीं पता कब, पर उड़ेगी अगर मैंने ज़्यादा इनके पीछे पड़ गया तो। अब इनके बारे में भाई कुछ बोल दो, ये वीडियो उड़ा देंगे। वो चैनल उन्हें खरीद रखा है सारे बिजनेसमैन, तुम्हें पता है एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन की कितनी मिली रहती है, तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अब मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं भी पॉलिटिशियन से अगर है तो मैं उनसे बना के रखता हूँ, मैं दूसरे बिजनेसमैन वालों से बना के रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना, नेटवर्क जैसे बोलते हैं, जो नेटवर्क इज नेटवर्क वाली बात आ गई। अब मैं उनसे बना के रखूँगा, मेरे अच्छे रिश्ते रहेंगे, तो ना मुझे वो दिक्कत करेंगे ना मैं उन्हें दिक्कत करूँगा, क्योंकि हम, बिकॉज वी आर द टॉप प्लेयर्स। अगर बात बताऊँ तो मैं तुम लोग की, अगर मैं भी टॉप पे वो भी टॉप पे है, तो क्यों ना हम बना के रखें? तुम्हें लगता होगा कि भाई हर एक पार्टी एक दूसरे से लड़ती रहती है, हाँ लड़ती रहती है, तुम्हारी शक्ल पे, तुम्हारी नज़रों के आगे लड़ती है, बस वो पीठ पीछे भाई भाई करते रहते हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसा होता होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। तुम्हारी शक्ल के सामने, तुम्हारे आगे, आंखों के आगे बोलते होंगे कि हाँ हम ऑपोजिशन है एक दूसरे के, ऐसा नहीं होता। अब लोगों को कितना लगता था कि अदानी और अंबानी कितने ज़्यादा वो है, बोलते हैं ऑपोजिशन है, पर गैस व्हाट, जब हिंदुस्बर्ग की वो आई थी रिपोर्ट, अदानी के शेयर कितने ज़्यादा गिरे थे, और सबसे ज़्यादा शेयर किसने खरीदे थे उस टाइम पे? अंबानियों ने। तुम्हें पता है ये चीज़? एंड दिस इज बाई रिटर्न। ये तुम गूगल पे सर्च मारो, इंटरनेट पे सर्च मारो, लिखा हुआ है, ये आर्टिकल आ रखा है इसका पूरा एक चीज़ का। जो वो है अदानी के शेयर, अगर तुम्हें न्यूज़ के तुम्हें पता होगा तो हिंडसबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा शेयर गिर गए थे अदानी के, क्योंकि उसके बारे में काफ़ी न्यूज़ें निकाली थी, लाइक उनके ये कर रहे, वो मतलब दिक्कत कर रहे, स्कैम कर रहे, फ्रॉड कर रहे, तुम ये बोल सकते हो। तो उस टाइम से कितना सपोर्ट चाहिए था भाई, कितना शेयर गिर गया था, कितने पैसे का नुकसान हुआ था उनका, सपोर्ट किसने करा था? टॉप बिजनेसमैन ने। और तुम लोगों को लगता होगा कि भाई ये तो लड़ते रहते हैं, भाई नहीं लड़ते, तुम्हारी नज़रों के आगे लड़ते हैं। इस चीज़ को समझो, जो कुछ भी मीडिया में दिखाया जाता है वो सच नहीं होता, तुम्हें पता है, पर तभी तुम मानते नहीं हो। तुम्हें जो चीज़ अच्छी है, जो दिखानी चाहिए, जैसे 12th क्लास में डमी स्कूल का बंद कर दिया, वो तुम्हें दिखाना चाहिए था, पर उन्होंने दिखाया नहीं। क्यों? क्योंकि अगर दिखा देते तो सरकार के कितने अपोजिट में चले जाते। तो भाई इस चीज़ को समझो, सरकार खुद नहीं चाहती तुम आगे बढ़ो, मैं तो ये मानता हूँ। अगर सरकार ने डमी स्कूल वालों को बोर्ड देने से मना कर दिया, इसका मतलब यही है, अगर भाई मैं आज के टाइम में डमी स्कूल कर रहा हूँ ताकि मैं अपने फ्यूचर पे, अगर मुझे आईआईटी क्लियर करनी है तो मैं उसकी कोचिंग ले रहा हूँ, पर सरकार ने मना कर दिया कि तू नहीं ले सकता, तुझे परमानेंट स्कूल आना पड़ेगा, तो भाई मेरा तो फ्यूचर बर्बाद है, मैं तो ड्रॉप लेके भी मेरा क्या फ़ायदा फिर? समझो इस चीज़ को। सोशल मीडिया ऐसा है, इंस्टाग्राम की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, कितना ख़राब कर रखा है समाज ने, इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर को कितना ज़्यादा वेस्टर्न बना रखा है इंडिया के अंदर इंस्टाग्राम ने, तुम ये चीज़ जानते हो? ऑफकोर्स यार, ऐसी बात नहीं कि मैं वेस्टर्न लोगों की मैं भी बात नहीं मानता, मैं भी मानता हूँ, मैं भी उनकी बातें सुनता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पागलों की तरह सुनता हूँ उनकी बातें पागलों की तरह मानता हूँ, नहीं यार, मेरा भी खुद का भी दिमाग है। पर आज के टाइम में फेमिनिज्म कितना ज़्यादा है, कैसे है वो? सोशल मीडिया की वजह से ही है।
कितना ख़राब कर रखा है भाई, मैं क्या बोलूँ। तुम्हें पता है कितना कैसा कैसा टॉपिक है ये चीज़। काफ़ी ज़्यादा बात होगी ना, यही था भाई। ये टॉपिक बहुत डार्क टॉपिक है, इसलिए मैं खुद भी सोशल मीडिया पे अपनी प्राइवेट लाइफ शेयर नहीं करता। क्यों मैं अपने सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताता, क्यों मैं अपनी फैमिली की शेयर नहीं करता, क्यों मैं अपनी नेटवर्थ, मैं कैसे पैसे कमाता हूँ, मेरा क्या सोर्स ऑफ इनकम है, मैं नहीं शेयर करता भाई इसी रीज़न से। मुझे पता है सोशल मीडिया बहुत ख़राब चीज़ है। अगर किसी गलत बंदे के नज़र में, गलत बंदे के हाथों में मेरी प्राइवेट चीज़ें चली गई, बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए क्यों मैं सोशल मीडिया पे अपना बिजनेस नहीं करना चाहता, क्यों? क्योंकि मेरे पे कंट्रोल नहीं है उस चीज़ का। वो पागल से लोगों के पास कंट्रोल है, ज्यूस टाइप के लोगों के पास कंट्रोल है। अब मेरी वीडियो उड़ेगी भाई इस चीज़ पे, मैं जानता हूँ। मैंने चीज़ बोल दी भाई, मैं बोलूँगा सेव कर लेना इस वीडियो को, उठ सकती है मेरी वीडियो। तो भाई इस चीज़ को समझो यार। अगर मैं सोचो, अगर मैंने आज कुछ बोल दिया, टॉप सारे इनकी पोल खोलने लग गया, ज्यूस लोगों की खोलने लग गया, मैं ये पॉलिटिशियंस की खोलने लग गया, मेरा चैनल उड़ जाएगा, मेरा अकाउंट्स उड़ जाएंगे सारे सारे, जिसमें मेरा कंट्रोल थोड़ी है। अब मैं भाई जो मेरी रोजी रोटी है, अगर मेरी यही रोजी रोटी होती फिर तो मेरा कितना नुकसान होता। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई सोशल मीडिया को तुम फुल टाइम मत लो, मेरा एक पर्सनल मानना है। अगर हाँ तुम बोल सकते हो, अगर तुम वो हो, एक पालतू कुत्ते हो, अगर तुम हो तब तुम कर सकते हो। अगर तुम नहीं हो मेरे तरह, जैसे मैं तो नहीं हूँ, तो मत करो। अगर तुम्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, अगर तुम सोचते हो कि मैं जो बोलना चाहता हूँ मैं बोलूँगा, तो मत करना। सोशल मीडिया को कभी फुल टाइम मत लेना। पर हाँ, अगर तुम बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के पीछे कूदना पसंद करते हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन वालों के पीछे चलना पसंद करते हो, मैं वो चीज़ नहीं बोलना चाहता, पर हाँ फिर तुम सोच सकते हो कि हाँ मैं बिजनेस, यूट्यूब को, सोशल मीडिया को फुल टाइम बनाऊँ। क्योंकि फिर तुम एक तरह से भाई उनके सर्वेंट हो ना, तुम उनके अंडर हो ना, वो जो मर्जी चाहे वो करवा सकते तुम लोगों से। तो तुम अपने मर्जी के मालिक नहीं हो, तो फ्रीडम की बात तो तुम लोग करना मत, अगर तुम ये चीज़ सोचते हो तो। क्योंकि फ्रीडम तुम पे है नहीं। अगर तुमने एक शब्द भी गलत बोल दिया ना, तुम्हारी सारी जितने भी जो ये पूंजी है तुम्हारी, जितने भी तुमने पैसा कमा रहे हो, जितने भी फॉलोअर सब्सक्राइबर्स तुमने गेन करे हैं ना, सारे उड़ जाएंगे, सारे एक सेकंड में, अगर तुमने कुछ फालतू बोल दिया तुम लोगों के बारे में। तो तुम्हें पता है तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो, तुम उनके अंडर एक चलने वाले लिटल से पपी हो। तो ठीक है। सो कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पे आता है हमारा लैंड, वाटर एंड फूड सप्लाई। आज के दुनिया में अगर देखो यार, लैंड एक घर होना जिसे बोल सकते हैं, ज़मीन नेसेसिटी है यार। तुम्हें रहने के लिए एक जगह चाहिए, वाटर पीने के लिए पानी भी चाहिए, फूड तुम्हें खाने को खाना भी चाहिए, और ये तीन चीज़ें मेन है। और इस चीज़ की मैं मानता हूँ यार, देखो फूड सप्लाई अगर तुम देखो तो एग्रीकल्चर एक बिज़नेस हो सकता है, एग्रीकल्चर, या तुम उसके कोई बोल सकते हो किसी के अंडर काम कर रहे हो, वो एग्रीकल्चर। वाटर मैं मानता हूँ यार, लैंड एक तरह से रियल एस्टेट में आ जाता है। अगर तुम एक खुद रियल एस्टेट ओन करते हो तो काफ़ी आप एक तरह से अपर हैंड में आ सकते हो लोगों से। यू कैन कंट्रोल वेरी मैनी थिंग्स, आई वुड से, तुम काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। एंड अबाउट वाटर, वाटर मैं मानता हूँ एक राइट बना रखी है सरकार ने कि एवरीवन हैज़ अ राइट टू सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। पता नहीं कितना सच है, सब पे पानी है नहीं पीने को। सरकार बोलती तो है कि सबके पास पानी है, पर हमें पता है कि जो टैंकर में जो पानी जाते हैं, जहाँ जहाँ प्रॉपर पानी की सप्लाई नहीं है, तो कितनों को पानी मिलता होगा, ये है यार। चलो ठीक है, इन चीज़ में नहीं जा रहे, पर जो इस चीज़ के अंदर है, लैंड इज़ द बेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड अभी तक के लिए। ऑफ कोर्स ऑयल के बाद नहीं, मतलब ऑयल के बाद नहीं बोल सकता मैं, वाटर के बाद बोल सकता हूँ। लैंड इज़ द बेस्ट एसेट आफ्टर वाटर। वाटर नंबर 1 पे आता है एसेट, और वाटर को हम कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर तुम इसे देखो ना, इंडिया में ऐसा कोई रूल या कोई सिस्टम नहीं है जिससे तुम वाटर सप्लाई को कंट्रोल कर सको। बाहर के देश में है, मेरे हिसाब से बाहर के देश में लोग ऐसी लैंड, ऐसी ज़मीन खरीदते हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई होता है, फिर कोई ट्रीटमेंट प्लांट टाइप वाटर को खरीद सकता है बाहर के देश में, मैंने सुना है। और मैंने उस पर रिसर्च इतनी करी नहीं है, क्योंकि भाई हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया की मैं ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। तो इंडिया में ऐसा कोई रूल है नहीं कि तुम वाटर को कंट्रोल कर सकते हो, तो वाटर पे नहीं जाए तभी ठीक है। वाटर गवर्नमेंट है जो कंट्रोल कर सकती है। हम जो कर सकते हैं वो फूड सप्लाई, एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर, आप एक एग्रीकल्चर का बिजनेस कर सकते हो जिससे आप एक कंट्रोल लगा सकते हो, मार्केट के अंदर आप कंट्रोल पा सकते हो अपना बेसिकली। ये जो कैन फूड होती है ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आज के टाइम में, वो भी फूड सप्लाई में ही आता है यार। अब अगर खुद सोचो, अगर एग्रीकल्चर जो ये आता है हरी भरी सब्जियाँ जो बन के आती है, अगर ये ख़त्म हो जाए तो बचा फिर कैन फूड ही बचा। फिर सारे कैन फूड की तरफ जाएंगे, जो यार वेस्टर्न कंट्रीज में तो कैन फूड ही चलता है। इंडिया में इतना कोई ट्रेंड आया नहीं इस चीज़ का, और आई होप ना ही आया तभी अच्छा है, क्योंकि मैं मानता हूँ कैन फूड अच्छा नहीं होता। इससे अच्छा भाई तुम देसी खाना खाओ अपना, वही बहुत है। फिर लैंड का मैं तुम्हें एक रिपोर्ट बताता हूँ। लैंड की मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी थी। देखो, लैंड में तुम ज़्यादा इंटरेस्ट रख सकते हो, लैंड इन अ सेंस तुम ज़्यादातर लैंड ओन कर सकते हो, पर देखो कुछ ही लिमिट है, क्योंकि पैसे की है भाई। देखो पैसे की तो चलो कोई लिमिट नहीं, तुम जितना पैसा कमाओगे उतना ज़्यादा लैंड ओन कर सकते हो। पर एक चीज़ का हमेशा याद रखो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी लैंड से जो उनके प्राइजेस बढ़ते रहेंगे, ज़मीन के प्राइस बढ़ते रहेंगे। तुम सबको पता है क्यों लोग रियल एस्टेट में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और ठीक है उस चीज़ का। और मैं तुम्हें एक यूएस का थोड़ा सा बेस्ड एक एग्जांपल देता हूँ। बिल गेट्स, ही इज़ द लार्जेस्ट ओनर ऑफ द लाइक ऑल द फार्म इन यूएसए। हाँ, बिल गेट इज़ द लार्जेस्ट ओनर ऑफ फार्म्स इन यूएसए। इसका मतलब क्या है? बिल गेट्स जो भी यूएसए के जो फार्म्स है ना, फार्म्स जहाँ पे एक प्रॉपर फार्म जिसे बोलते हैं, फार्म इन सेंस तुम बोल सकते हो जहाँ पे एग्रीकल्चर लाइक वेजिटेबल्स उगाई जा सकती है, उस टाइप का मेजर उनके पास ओन करता है वो यूएसए में बिल गेट्स। उसके पीछे क्या रीज़न है? ये रीज़न है, ही नोज यार, क्योंकि लैंड एक ऐसी चीज़ है जो एक अप्रिशिएटिंग एसेट की तरह है। जैसे जैसे लाइक टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि हम सबको पता है पॉपुलेशन कम नहीं होने वाली, इतनी जल्दी तो नहीं होगी जब तक कोई एक मेजर वायरस या कोई बीमारी ना आ जाए। जैसे कोरोना के टाइम पे पॉपुलेशन गिर रही थी, पर मैं मानता हूँ भाई कोरोना के टाइम पे इतनी जल्दी कोई उस पेस से नहीं गिरी, उस रेट से नहीं गिरी पॉपुलेशन जिससे बढ़ रही थी। पर हाँ, ऐसा नहीं है तभी अच्छा यार, इतना मानते हैं। पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम सबको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, रहने को जगह भी चाहिए, खाने को खाना चाहिए, पीने को पानी भी चाहिए। पर हम जिस पे कंट्रोल है हमारा वो है रियल एस्टेट पे। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, अगर तुम रियल एस्टेट की तरफ घुसोगे तो तुम्हारा काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। या तो तुम एक रियल एस्टेट के ब्रोकर बन सकते हो, या तो तुम खुद एक बिल्डर बन सकते हो, या तुम किसी के अंडर ऐसे एम्प्लॉय बन सकते हो जो तुम्हें एक अच्छी सैलरी दे सके। क्योंकि देखो यार, डिपेंड करता है तुम कैसे के अंडर काम कर रहे हो। अगर तुम रियल एस्टेट में वगैरह एक ऐसे के अंडर काम कर रहे हो जो तुम्हें पैसे ना देता हो, क्या फ़ायदा? कोई बड़े कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम करो तब तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। या फिर तुम बोल सकते हो आर्किटेक्ट, वो भी रियल एस्टेट हाथ में आता है भाई। अगर किसी को बिल्डिंग बनानी है, किसी बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो तुम आर्किटेक्ट करके। और फिर तुम लाइक काफ़ी डिज़ाइनिंग होती है भाई, काफ़ी चीज़ होती है रियल एस्टेट के अंदर। अगर कोई बिल्डर टाइप, उसमें कितना पैसा है अगर तुम अच्छे लेवल पे करो तो या तो तुम उसके अंदर एम्प्लॉय बन सकते हो, या तुम खुद का कर सकते हो। इट्स ऑल योर चॉइस, मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। पर हाँ, इस चीज़ का समझो, अगर बिल गेट्स जैसा आदमी मेजर तुम बोल सकते हो फार्म्स का होल्डर है, इतने फार्म्स उसने खरीद रखे हैं, कोई तो रीज़न है क्यों इतना ज़्यादा दबदबा है। लाइक दबदबा इन सेंस तुम बोलते हो रियल एस्टेट कितनी पावर है उस चीज़ के अंदर। आई होप तुम इस चीज़ से समझो। तो कमिंग नेक्स्ट, स्पेस एक फिफ्थ है ये। स्पेस ये एक ऐसा सेक्टर है जिसे मैं मानता हूँ जो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, तुम ये बोल सकते हो। जैसे नासा, इसरो, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन। चलो स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन एक तरह से प्राइवेट मान सकते हैं। नासा और इसरो थोड़ी सी गवर्नमेंट बेस्ड है। स्पेस एक्स इलॉन मस्क की है, विच लाइक ही इज़ द यार वेल्थीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ब्लू ओरिजिन है जेफ बेजोस की, वो भी बहुत अमीर है। और तुमने खुद देखा होगा जैसे जैसे वेल्दी इंसान लाइक यार देखो, ये इस चीज़ को समझो, स्पेस इज़ द नेक्स्ट फ्यूचर। ऑफ कोर्स द बिगेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड इज़ वाटर राइट नाउ। उसके बाद मेरा मानना है तेल, और उसके बाद जो भी है आते हैं यार, तुम ऐसे बोल सकते हो कमोडिटीज़ जैसे हमारी तेल, गोल्ड, सिल्वर। अब आजकल क्रिप्टो करेंसीज भी काफ़ी चल रही है, तो बिटकॉइन टाइप, ये सारी एसेट्स है। पर सबसे वैल्यूएबल आती है वाटर। और अगर फ्यूचर की बात करें कि जितने भी वेल्दी इंसान है फ्यूचर में इतना इंटरेस्टेड रखते हैं, अगर फ्यूचर देखो ऑफकोर्स तुम अगर एक ज़ीरो से हीरो बने हो, अगर तुम एग्जांपल बताओ ज़ीरो से हीरो बने हो, उसके पीछे एक तरह से कला है। तुम फ्यूचर का देख के चलते हो। जैसे मैं एक लंबी रेस का घोड़ा हूँ,
क्योंकि मुझे पता है मुझे लॉन्ग टाइम तक इस दुनिया में रहना है, मुझे लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट चाहिए इस दुनिया के अंदर, जिससे मैं कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ एक लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट लाने के लिए। उसके बाद फिर मैं ऐसे डिसीजंस बनाता हूँ अपनी लाइफ के अंदर कि मैं आज से 10 साल बाद भी अगर मैं जो अपनी लाइफ में कर रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत ना हो। ये है वो बात। और ये सारे जो इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, इन सबको ऑफ कोर्स फ्यूचर में इंटरेस्टेड है कि ये अपने फ्यूचर में और पैसे कैसे कमा सकते हैं और पावर कैसे गेन कर सकते हैं, उसका इनने लाइक बना सकते हो स्पेस बना रखा है। ये ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं भाई। देखो सैटेलाइट्स, अब तुमने ये सुना होगा वो न्यूरोलिंक तो नहीं, स्पेस एक्स का ही है वो थोड़ा सा पार्ट, कि अब इलॉन मस्क अपनी सैटेलाइट लाइक वो डालता है और बेसिकली इंटरनेट अच्छा मिल सकता है तुम्हें, एक डायरेक्ट, तुम्हें टावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका मतलब ये है उसने बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी बना रखी है, ऐसी सैटेलाइट्स है। ये बेसिकली अगर तुम्हें कुछ नहीं पता, ये इंडिया में भी आने वाली थी, पर ड्यू टू मोनोपली अगर तुम इसे बोलो तो गवर्नमेंट, मैंने जैसे यार देखो पहले पार्ट में बताया था कि सरकार और बिजनेसमैन की काफ़ी अच्छी बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं और कोई इसमें बुरी चीज़ भी नहीं, मैं होता मैं भी बना के रखता। तो सरकार और एक बिजनेसमैन की बनती है, तो बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन डायरेक्ट गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स है, जो सीनियर्स है, उन्हें साफ सीधे बोलता है कि भाई मैं अपना कंपटीशन अंदर नहीं आने दूंगा मार्केट में। क्यों टेस्ला इतनी जल्दी नहीं आ पा रही इंडिया में, क्यों स्पेस एक्स इंडिया में नहीं आ पा रहा, क्यों स्पेस एक्स का लाइक पार्ट है, मैं ना वो टर्म भूल गया, लाइक वो स्पेसएक्स का ये पार्ट कि यार तुम्हें एक सिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने इलॉन मस्क ने बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी बना रखी है अपने, मैं उस टर्म भूल रखा हूँ, वो मुझे याद से कम आ रही है, काफ़ी चीज़ें लिख रखी है यार, अभी मेरे पे एकदम से आ नहीं रही वो, पर स्पेसएक्स से रिलेटेड है कि उसने एक ऐसा वो करा जिससे उसे डायरेक्ट नेट इंटरनेट मिल सके। और यू ऑल नो बेसिकली कि रिलायंस जियो जो है, जियो वो सिम्स के अंदर है, वो इंटरनेट के अंदर है, इंटरनेट प्रोवाइडर है जियो सबसे बड़ा इंडिया में। इसका मतलब अगर स्पेस एक्स या इंडिया में टेस्ला कुछ भी आ गई, इलॉन मस्क बेसिकली एंटर कर गया अगर इंडिया के मार्केट के अंदर, तुम इसी का मतलब ये समझो वो कंपटीशन खाएगा। और रिलायंस, मैं नहीं चाहूँगा भाई मेरा चैनल उठ जाए, पर खुद सोचो, रिलायंस है जो जियो है वो नहीं चाहेगा उसका कंपटीशन मार्केट में आए, तो वो क्या करेगा भाई, वो साफ सीधा है, वो उसे बोलेगा कि सरकार को कि अगर ये आएगा तो अच्छी बात नहीं है भाई, मेरा कंपटीशन खा जाएगा और मैं हार सकता हूँ। और ऑफकोर्स भाई अगर इलॉन मस्क अपनी वो टेक्नोलॉजी इंडिया में ले आया, इसका मतलब ऑफकोर्स ये बात है ना, तुम्हें सिम की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दुनिया में कहीं भी हो तुम्हें नेटवर्क मिल सकता है, और उसमें काफ़ी अच्छा 6G या पता नहीं ऐसा कुछ है, उसमें काफ़ी अच्छी स्पीड भी है। इस चीज़ को थोड़ा समझो यार, कितना उसका नुकसान होएगा जियो का, कि भाई मेरा कितना पैसों का नुकसान हो गया। तो वो नहीं चाहेगा कि उसका कंपटीशन आए, इसलिए उनके बेसिकली यार तुम बोल सकते हो नेटवर्किंग, सरकार से उसने बात करी, सरकार की जो सीनियर ऑफिशियल्स है, भाई मैं नहीं चाहूँगा कि वो आए। अगर मैं तुम्हें इतना पैसा देता हूँ, क्या बोलेगा वो, अगर मैं तुम्हें पैसा देता हूँ तुम्हारी इलेक्शन के टाइम पे, तो एटलीस्ट तुम मेरा भी इतना भी कर सकते हो। एंड गेस व्हाट, यही हुआ रहा है। क्यों, अभी कुछ टाइम पहले ऐसी मीटिंग हुई थी लाने के लिए, पर ऐसा नहीं हुआ। एंड ठीक है, अगर तुम न्यूज़ से अगर वाकिफ़ हो, अगर तुम न्यूज़ देखते हो तुम्हें पता चलेगा। तो भाई स्पेस के काफ़ी हेल्प हो सकती है, ये कंपटीशन की बात भी कर सकते हो। फिर हुआ मार्स कोलोनाइजेशन पे भी काम कर रहा था इलॉन मस्क अपने स्पेस एक्स के थ्रू। फिर डिफेंस सैटेलाइट्स नाम की एक चीज़ होती है, अगर तुम्हें नहीं पता तो डिफेंस सैटेलाइट्स, या तुम अगर किसी के सीक्रेट बेस ढूंढना चाहते हो, जो मोस्टली गवर्नमेंट करती है उनने सैटेलाइट्स के थ्रू, कि वो अगर किसी के एक सीक्रेट बेस होता है, अगर ढूंढना चाहती है, उन्हें अपने न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ छुपा रखे हैं। अभी इसराइल ईरान की लड़ाई हुई थी, तुम्हें पता है, हुआ होगा भाई, उसमें भी चीज़ें हेल्प करी होगी उनकी। तो स्पेस फ्यूचर है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम स्पेस एक ब्लू ओरिजिन जैसे कॉम्पिटिटर बन जाओ, जो बहुत मुश्किल है, तो उसके तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है, तुम उन जैसी कंपनियों के अंडर काम कर सकते हो, स्पेस एक्स के अंडर काम कर सकते हो, तुम वहाँ साइंटिस्ट बन सकते हो, वहाँ एक इंजीनियर बन सकते हो, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छे पैसे है, तुम बेशक डॉलर्स में कमा सकते हो, तुम बाहर भी रहने का भी मौका मिल सकता है क्योंकि बाहर की कंपनीज है। या फिर तुम इसरो में काम कर सकते हो इंडिया में, वहाँ भी बहुत पैसा है मैं मानता हूँ। नासा तो चलो, मैं नासा तो बोलना नहीं चाहता, नासा इसरो का कंपटीशन है, तो नासा को मैं प्रमोट भी नहीं करना पसंद करता, नासा की जगह इसरो में चले जाओ, मेरा तो ये मानना है, अगर तुम्हारा इतना ही है। तो मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता था, इसके थ्रू उनका काफ़ी दबदबा रहता है दुनिया पे, और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, कितना ज़्यादा फंड देते हैं
कि हाँ ले भाई, हम तेरे बिजनेस को इन्वेस्ट करेंगे, तेरे बिजनेस में हम तुझे सपोर्ट करेंगे, तू कर जो कर रहा है। स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन ऐसे ही तो है। अब तो गवर्नमेंट भी इसरो को काफ़ी सपोर्ट कर रही है, नासा की लाइक यूएस की गवर्नमेंट भी नासा को सपोर्ट करती है, तो उसके पीछे रीज़न है। तुम काफ़ी हेल्प हो सकती है भाई तुम्हारी स्पेस के थ्रू। स्पेस काफ़ी लोग बोल सकते हो इन्फाइनाइट है, तो जहाँ इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ कितना कुछ है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल देयर भाई, तो इस चीज़ को समझो। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक और डर्टी बिजनेस, डर्टी इंडस्ट्री, बहुत गंदी इंडस्ट्री है, बहुत गंदी इंडस्ट्री, बिलीव मी बहुत गंदी इंडस्ट्री है ये भाई। नंबर 1 पे तो मैं इसी को नाम दूंगा। उसके बाद तुम बोल सकते हो सोशल मीडिया एंड एआई, पर पहले नंबर पे मैं इसी को नाम दूंगा फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ। अब थोड़ा सा इसका चोरा छिट्टा खोलते हैं। देखो यार, मैंने कुछ टाइम पहले मेरी, अगर तुम चैनल पे हो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो ना, तो मेरी शॉर्ट्स में जाना, मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ। शॉर्ट्स में जाना, बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करना, मेरे कुछ ही शॉर्ट्स है, उसके नीचे सेकंड लास्ट वीडियो, तुम वो देख लेना एक बार। मैं इस वीडियो के अंदर वो डालना नहीं चाहता, वरना मैं डालने को डाल सकता हूँ, पर लेट्स सी, पर तुम उसको देखना शॉर्ट को, मैंने उसमें क्या बताया भाई। मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें चीज़ लिखी थी, और मैं तुम्हें बताता हूँ। The best medicine is not that when you find the cure. Instead, it is when you can make people addicted. बहुत डर्टी बिजनेस है, बहुत गंदी इंडस्ट्री है, बिलीव मी। इनके अगर तुम विरुद्ध भी जाओगे ना भाई, चैनल उड़ेगा, मुझे नहीं पता क्या होगा इसके चैनल के साथ, पर बहुत गंदी इंडस्ट्री है। देखो, तुम्हारे पास मानो कैंसर है, देखो ना हो तभी अच्छा है, पर फॉर एग्जांपल तुम किसी को जानते हो जिसके पास कैंसर है, जिसको कैंसर हो रखा है, तुम्हें क्या लगता है कैंसर का इलाज नहीं है क्या दुनिया में? लोग बोलते हैं ना, गवर्नमेंट बोलती है, सरकार बोलती है कि अभी हमने कैंसर का इलाज नहीं ढूंढा है। तुम क्या मानते हो? मैं मानता हूँ झूठ है। अब भाई देखो, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रखी है, इतनी ज़्यादा एडवांस हो रखी है, हेल्थ केयर सेंटर भी इतना कुछ हो रखा है दुनिया में। बेसिक इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है कि कैंसर का इलाज नहीं होगा? ऊपर से ज़्यादातर ये ट्राई करते कि सबसे पहले कैंसर का ही इलाज ढूंढे। क्यों? क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसका अभी तक इलाज नहीं है। तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, कुछ टाइम पहले, ये 3-4 दिन अभी शायद एड्स HIV डे कुछ टाइप होता है ना, शायद, मुझे नहीं पता, HIV डे कुछ करके था, शायद था HIV अवेयरनेस डे, ऐसा कुछ टाइम पहले। उसके ही कुछ 3-4 दिन बाद मेरे पास मैंने लाइक न्यूज़ पढ़ रहा था, उस टाइम मैंने सुनी कि एड्स का इलाज मिल चुका है। एक तरह से एक तरीका आ चुका है कि अगर तुम्हें एड्स है तो तुम कैसे ठीक कर सकते हो सकते हो। मैं ज़्यादा उस आर्टिकल में कूदा नहीं, पर हाँ मैंने थोड़ा सा पढ़ा, तो उसमें बता रखा था कि एड्स का इलाज है आज के टाइम में, साइंटिस्ट ने ऐसा ढूंढा एक तरीका जिससे कर बच सकते हो। तो ऐसा कैंसर का भी पॉसिबल है। और कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसमें $1 ट्रिलियन बिजनेस है भाई, वो $1 ट्रिलियन बिजनेस है। जो भी कंट्री हो, अगर वो कैंसर के इलाज के नाम पे कीमोथेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी, इतनी सारी वो पैसे लूटते हैं। लूटना बोल दूंगा मैं उसको, बचाना या फिर लेना भी नहीं भाई, लूटते हैं वो पैसे कैंसर के नाम पे। और ये मैं सिर्फ अभी तो कैंसर की बात करूँ, मेरे हिसाब से ट्यूबरकुलोसिस की भी कोई वैक्सीन टाइप नहीं है मेरे हिसाब से, जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। शायद आई मे बी रॉन्ग, पर शायद ऐसा है। ट्यूबरकुलोसिस की भी आप क्योर नहीं है अभी तक दुनिया में, मैं ऐसा नहीं मानता। अगर ऐसा है तो वैसा मैं नहीं मानता होगा। तुमने कभी सुना था स्टीव जॉब्स था जो एप्पल का फाउंडर, उस पर भी कैंसर था, एंड स्टिल ही डिडंट डाई फ्रॉम कैंसर। उसका कोई और रीज़न था उसके मरने का, वो कैंसर से नहीं मरा था, कोई तो क्योर था। और सिर्फ अमीरों के पास ही क्योर होता है क्या? तुमने इस चीज़ का सोची कितने सारे लोग हैं जिन पे कैंसर था, तुम्हें पता है इस चीज़ का, तब भी उसका क्योर मिल जाता था। तो इसका मतलब हम क्या समझे? इसका मतलब हम ये समझे कि यार कहीं है उसका क्योर, बस हम गरीब इसलिए हमें नहीं पता। क्या इसका मतलब ये है? मे बी सरकार अपना पैसा बनाना चाहती हो, पॉसिबल हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। और मैं जैसे अगर तुमने शॉर्ट्स को देखा है ना, वो शॉर्ट जाके देख भाई, प्लीज़ देखना उस शॉर्ट को, बहुत अच्छी शॉर्ट है वो, बहुत ज़्यादा अच्छी। मैं थोड़ा सा भी उसमें बता भी देता हूँ, उसकी समरी दे दूँ। उसमें ना फाउंडर बताता है कि भाई उन्हें कुछ थी, बीमारी थी, मैं भूल सा गया हूँ, उन्हें कोई बीमारी सी थी,
उसमें क्या था यार, वो लाइक जब जब गोली लेते थे, जब तक दवाई लेते थे ना, वो तब तक ठीक थे। और जैसे उन्हें वो दवाई लेनी बंद कर दी, उन्हें वापस वो दिक्कत आने लग गई। तो उस इंसान ने, वो एक इन्वेस्टर थे, फंड मैनेजर बोल सकते हो, वो एक इन्वेस्टर थे काफ़ी अच्छे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस कंपनी के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जो वो दवाई बनाती थी, जिसकी वो दवाई लेते थे। एंड क्या हुआ, इट वॉज अ मल्टी बैगर। उनने बहुत करोड़ों पैसे कमाए उस चीज़ से। इसका मतलब क्या है, पैसा ऐसे कैसे कमा लेते, मोनोपोली बोल सकते हो तुम फिर से इस चीज़ को, कि भाई ये तो क्या चीज़ है। अगर तुम खुद बताओ, एक मुझे मान लो अर्थराइटिस है फॉर एग्जांपल, और मैं ए कंपनी की दवाई लेता हूँ, एक्स दवाई लेता हूँ ए कंपनी की। अगर मैं ए कंपनी की एक्स दवाई लेता हूँ तो मुझे ठीक फील होता है। जैसे मैं वो दवाई लेनी बंद कर दी, मैं बीमार होने लग गया, मुझे वापस दिक्कत होने लगी, मेरे दर्द होने शुरू हो गए वापस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस कंपनी की स्टॉक ले लेता हूँ करोड़ों में। मैं 5 साल वेट करता हूँ, वाह भाई मैंने 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे थे, आज के टाइम में 100 करोड़ हो गए। क्या तुम्हें लगता है वो पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है। क्यों है? एक भाई एक चीज़ को समझो। अब जो एक हेल्थ केयर जो कंपनीज होती है, वो अपना पैसा बनाना पसंद करती है, बहुत अंधा पैसा बनाना पसंद करती है। तो वो तुम्हें उस दवाई की एडिक्टेड बना लेती है कि हाँ भाई तुम हमारी दवाई लेते रहो, तुम्हारा क्योर होता रहेगा और कुछ नहीं होगा, परमानेंट क्योर नहीं होगा, टेम्प्रेरी क्योर होगा। तो वो पैसे छापती रहती है उस चीज़ से, तुम बार बार खरीदते रहोगे, तुम ठीक फील करते रहोगे, तो वो पैसा छापते रहेंगे, उनका स्टॉक ऊपर जाता रहेगा, इन्वेस्टरों के पैसे बनते रहेंगे, फाउंडर के पैसे बनते रहेंगे, इन्वेस्टर खुश, फाउंडर खुश, तुम खुश, ये सोच के कि मैं दवाई ले रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। पर ऐसी बात नहीं है, तुम सिर्फ उस दवाई के एडिक्टेड बन रहे हो। जैसे तुमने वो दवाई लेनी बंद करी, तुम्हें वापस दिक्कत होनी शुरू हो गई, तुमने वापस वो दवाई फिर से स्टार्ट करी, तुम वापस ठीक हो गए, तुमने उस कंपनी को और पैसे दिए, उस कंपनी का पैसे आए, उनके प्रॉफिट बढ़े, उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, उन्हें दवाई में कुछ घोटाला किया, तब भी तुम्हारे ठीक रिजल्ट आ रहे, उनके मार्जिन बढ़े, उनके स्टॉक्स अप हुए, एंड सो ऑन एंड फॉर एवर। तुम ये मान सकते हो, ऐसा ही चलता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। इसलिए मैं इसको नंबर 1 पे डालता हूँ। डर्टी बिजनेसेस है यार ये, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ। सेकंड नंबर पे फॉर मी सोशल मीडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीडिया, ये मेरे सेकंड नंबर पे आती है। पर फर्स्ट पे फार्मास्यूटिकल इसलिए आता है, बहुत गंदा चीज़ है भाई, बहुत गंदी चीज़ है। और ये तुम्हें लगता है एक कंपनी करती है, सिर्फ एक, ऐसी नहीं है। 99% कंपनी ऐसा करती है, 99%। मैं तुम्हें खुद बताता हूँ भाई, मेरी फैमिली में जो वो दवाई लेते हैं ना, तब तक ये आराम होता है जब तक वो दवाई ले रहे हैं। जैसे बंद करी, दिक्कत शुरू। केमिकल्स है भाई वो, पहली चीज़। ड्रग्स है, उन्हें ड्रग्स क्यों बोलते हैं? इसी रीज़न से बोलते हो ड्रग्स है। एडिक्टेड बनाती है तुम लोगों को कि भाई मुझे लेना है, मुझे ट्रीटमेंट हो रहा है मेरा। भाई बहुत गंदा बिजनेस है। मैं नहीं बोलूँगा यार कि तुम किसी की ज़िंदगी के साथ खेलो, किसी की इमोशंस के साथ खेलो, पर हाँ पैसे बहुत है इसमें। तुम्हें क्या लगता है जो ये 100-200 रुपए की तुम्हें गोलियां मिलती, दवाइयाँ मिलती है, कितना मार्जिन है? भाई मेरे फैमिली में काफ़ी लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग इसी इंडस्ट्री के अंदर है, फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्रीज़ के अंदर। एंड उनने मुझे बताया था भाई इनमें कितना मार्जिन है, बहुत हज़ार % का मार्जिन है। 5-10 रुपये की एक वो आती है पूरी पत्ता, 5-10 रुपये का पत्ता बता रहा हूँ, उसमें भी 10 गोलियाँ होती है, और वो तुम्हें कितने की बेचते हैं? 50-100 इस रुपये की। बहुत ज़्यादा मार्जिन है इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा है मार्जिन। उतनी ही ये इंडस्ट्री डर्टी भी है, गंदी भी बहुत है, हाथ गंदे करने पड़ेंगे, बिलीव मी और नॉट। तुम्हें अगर तुम इस इंडस्ट्री में कूदोगे, तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। कंपटीशन भी बहुत है इस इंडस्ट्री में, पर कंपटीशन से डरो मत, करना है तो करो। पर मैं इतना बस बोलूँगा यार, किसी की ज़िंदगी के साथ ना ही खेलो तो भी अच्छा है, मैं तो इतना मानूंगा। और बाकी तुम्हारी लाइफ है, जो करना है करो। मैंने भी एक टाइम पे सोचा था कि मैं इस फील्ड में बिजनेस करूँगा, एंड मैं नहीं कर रहा अब। पता नहीं क्यों, मेरा पर्सनल मानना है, मैं नहीं करना चाहता। और बाकी वो तुम्हारा पर्सनल चॉइस है। अगर तुम इस चीज़ में बिजनेस करना चाहते हो, इसमें एम्प्लॉय करना चाहते हो, एम्प्लॉयमेंट, लाइक तुम एक एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, सर्जन बनना चाहते हो, बनो, बहुत पैसा है। तो डर्टी बिजनेस है भाई ये, तो इसमें पैसा तो सबसे ज़्यादा ही होगा, इस चीज़ का हमें शायद रखो। क्योंकि इलीगल काम में लोग मुंह बंद करवाने के ज़्यादा पैसे देते हैं, तो ये भी वही चीज़ है, मैं उतना मानता हूँ। अगर तुम अच्छी पोस्ट पे हो, अच्छी रैंक पे हो, तो इसमें बहुत पैसा है, अच्छा खासा पैसा है। और बाकी तुम्हारी चॉइस है। पर इस चीज़ के लिए तुम समझ गए कि मेरा क्या मतलब है, एक डर्टी बिजनेस है। और तुम खुद सोच लो कितना कंट्रोल करते हैं ये लोग दुनिया को, तुम भी कर सकते हो, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। ये था 6th
एंड अब आते 7th पे। वन ऑफ माई फेवरेट 7th, फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंकिंग। क्या होता है ये? बहुत बढ़िया चीज़ है। तुमने यार थोड़ा बहुत, तुम्हें ना एग्जांपल देता हूँ मैं। ब्लैक रॉक का नाम सुना होगा, वैनगार्ड, आरबीआई इंडिया में, सेंट्रल रिजर्व्स क्या है यार ये सारे, ये चीज़ है। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, ये एक रेगुलेटरी तुम बोल सकते हो इंस्टीट्यूशंस टाइप है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पैसा छापते हैं, पैसा बनाते हैं, पैसा देते हैं। बहुत अच्छी इंडस्ट्री, साथ में गंदी इंडस्ट्री भी है। गंदी इन अ सेंस यार, मैं इस चीज़ को ये बोलूँगा, कंट्रोल ज़्यादा इनका, फार्मास्यूटिकल से भी ज़्यादा। और मैं इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी रखता हूँ। मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है ये वाला, फाइनेंस। तो देखो यार, इसका थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो, जितनी भी मैंने सारी तुम्हें इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, उन सबको पैसा चाहिए। उसमें एक स्टार्टिंग कैपिटल चाहिए एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। स्टार्टिंग कैपिटल तुम्हें कौन दे सकता है? ये कंपनीज, बैंक्स दे सकते हैं। तुम्हें अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तुम्हारी कौन हेल्प कर सकता है? इन्वेस्टर, जिन पे पैसे हैं। पैसे उन पे कैसे है? या तो वो बैंक से लोन लेंगे, या उनने कोई ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा था जिनसे उन्हें पैसे आ रहे हैं। एसेट्स में भी इन्वेस्ट कौन करवा रहे हैं? म्यूचुअल फंड्स इतने सारे हैं, ब्लैक रॉक मार्केट लीडर है, वैनगार्ड, ये सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, इन पे काफ़ी ट्रिलियंस में पैसे हैं। ऐसे ही है जितने भी तुमने अभी तक मैंने इंडस्ट्रीज़ के बारे में तुम्हें बताया, अच्छी इंडस्ट्रीज़ है, कुछ बुरी इंडस्ट्रीज़ है, सब में एक चीज़ कॉमन है, विच इज़ मनी, पैसा। एंड फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंकिंग इसी सेक्टर में आता है, तुम्हें पैसे देने में। तुम्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, तुम्हें एक नौकरी चाहिए, तुम्हें होम लोन चाहिए, तुम्हें बोल सकते हो एजुकेशन लोन चाहिए, तुम्हें किसी चीज़ का भी लोन चाहिए, वो तुम्हें बैंक्स दे सकते हैं। तुम्हें अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तुम्हें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, उसमें कौन हेल्प कर सकता है? फाइनेंस की कंपनीज हेल्प कर सकती है। ब्लैक रॉक इतनी सारे तुम्हें इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करती है इन्वेस्ट करने के लिए, वैनगार्ड भी इज़ वन ऑफ देम। तो ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है। पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा ब्लैक रॉक कंट्रोल करता है। हर एक मेजर कंपनीज़ के अंदर इनका मेजर शेयर होल्डर्स है ये सारे, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड। क्यों? उन्हें पता है उनके पैसे बन रहे हैं, उनके पैसे बन रहे हैं तो तुम ये चीज़ देखते हो, भाई उनके पैसे बन रहे हैं, मैं भी पैसे बनेंगे अगर मैंने पैसे दूंगा। तो यार एक साइकिल की तरह है। पर हाँ, मैं बोलूँगा फाइनेंस के बारे में मैं तुम्हें ज़्यादा अगर नहीं बताऊँ तो भी ठीक है, क्योंकि भाई तुम्हें पता है इस चीज़ के बारे में कि फाइनेंस क्या होता है। तुम पैसा प्रिंट करो, तुम किसी को लोन दो, कि उधार, बेसिकली तुम बोल सकते हो उधार, लोन देने से भी पैसे बनते हैं। बैंक कैसे पैसे कमाते हैं? ऐसे तो कमाते हैं, तुम उन्हें कुछ पैसा देते हो, डिपॉजिट करवा दो, जिसे तुम बोलते हो मैंने अपने सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कर रखे हैं, उनकी मैंने एफडी करवा रखी है। क्या होता है उन पैसों का? वो पैसे जाते हैं हम जैसे लोगों के पास, बिजनेसमैन जैसे लोगों के पास, जिन्हें एक स्टार्टअप कैपिटल चाहिए होती है अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मुझे वो देंगे पैसा, मैं उन्हें उस चीज़ का किस्त बना देंगे मेरी, वो कि भाई इतना तुम्हें देना है, इतना लोन ले रखा है अगर मैंने, तो मैं उन्हें पैसे देता रहूँगा। वो तुम्हारे एफडी के नाम पे तुम्हें कुछ रिटर्न दे देंगे, वो जितना रिटर्न तुम्हें एफडी के नाम पे देंगे उससे ज़्यादा मेरे से पैसे कमा लेंगे, और वो छोटा सा जो कट होएगा 3-4% का, उसके बैंक के पैसे आ जाते हैं, विच इज़ इन आई वुड से ट्रिलियन इन रुपीज़। अगर मैं ट्रिलियन रुपीज़ की बात करूँ, हाँ रुपीज़ में ट्रिलियन है, एंड डॉलर्स की बात करूँ तो बिलियन ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर। तो बहुत पैसा कमा लेते हैं इस तरह से। एएमसी होती है जो ऐसे मैनेजमेंट कंपनीज होती है, वो पैसे कमाती है थ्रू, तुम बोल सकते हो चार्जेस, कि हमारे मंथली चार्जेस, वीकली चार्जेस, ईयरली चार्जेस ये है। आपको कुछ सब्सक्रिप्शन टाइप बोल सकते हो कि आप अगर हमारे इस एसेट में इन्वेस्ट करोगे आपको इस चीज़ का सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, इस चीज़ के पैसे देने पड़ेंगे, ये वो फलाना ढमकाना। फिर इनने इतने पैसे इन्वेस्ट कर रखे होते हैं। पर बिलीव मी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर तुमने फाइनेंस की फील्ड में अपने हाथ गंदे कर लिए, बहुत अंधा पैसा कमा सकते हो,
पर अगर तुम्हें हाथ गंदे करने हैं तो दिमाग बहुत होना चाहिए इस चीज़ के लिए, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा दिमाग होना चाहिए। एंड काफ़ी अच्छी फील्ड है, मैं तो इतना बोलूँगा। नॉलेज बहुत होनी चाहिए, किताबी कीड़ा भी बनना ज़रूरी होता है अगर तुम्हें फाइनेंस में जाना है। मैं तो मानता हूँ अगर तुम फाइनेंस की फील्ड में जाने की सोच रहे हो ना, पढ़ लो। मैं तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, पढ़ लो, कॉलेज करो, अच्छे कॉलेज करो, नौकरी करो कुछ साल, उसके बाद अपने बिजनेस की सोचना। पर हाँ, फाइनेंस में तुम अगर बिजनेस करोगे करोड़ों पैसे कमा सकते हो, तुम अगर नौकरी करोगे करोड़ों में कमा सकते हो, सैलरी, एज ए सैलरी बोल रहा हूँ, एज ए एम्प्लॉई, अगर अच्छी पोस्ट पे हो तो। तुम्हें पता है एक चीज़ बताता हूँ, इसमें मैंने लिखी है, मुझे अभी याद आ गई भी। द रियल वेल्थ इज विद देम हु हैव द मोस्ट एसेट्स लाइक ब्लैक रॉक हु कंट्रोल्स ऑल द सेक्टर अ बिट। इसका मतलब वही मैं तुम्हें बताना चाहता था, वो हर एक मेजर सेक्टर में मेजर शेयर होल्डर्स है, एंड दे हैव द मोस्ट एसेट्स इन द वर्ल्ड which make them a most very valuable company, I would say, not the most valuable company, क्योंकि एनवीडिया भी चल रही है $4 ट्रिलियन के कैप पे। ब्लैक रॉक काफ़ी $1 ट्रिलियन के एसेट्स अपने अंडर ओन करती है, मैं इतना मान रहा हूँ, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, काफ़ी कंट्रीज़ की जीडीपी से भी ऊपर, इंडिया की जीडीपी से ऊपर इतने ज़्यादा एसेट्स वो कंट्रोल करती है, तो पैसा बहुत है उन पर। तो आई होप यार, देखो तुम्हें इस चीज़ का समझ आया। तो यही वो 7 टाइप के बिजनेसेस, 7 टाइप की इंडस्ट्रीज थी जिसमें मैं तुम्हें बोलूँगा या तो तुम उस चीज़ में बिजनेस कर सकते हो या तो तुम उसमें नौकरी कर सकते हो, क्योंकि ये 7 टाइप की वो ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी बिजनेस है विच आर रूलिंग दिस वर्ल्ड, जो कंट्रोल कर रहे हैं इस दुनिया को, जो चला रहे हैं इस दुनिया को। यही 7 टाइप के बिजनेसेस है, मेरा मानना है, सिर्फ ये 7 टाइप के, और कुछ नहीं है। अगर तुम करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, तुम कर सकते हो। एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया हो। मैं वीडियो बनाते बनाते भाई काफ़ी थक गया हूँ, इस वीडियो के लिए फिर इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको दूसरी अच्छी अगली बढ़िया सी वीडियो में। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। अपना थॉट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या लगा। अगर आपको लगा कि मैंने कुछ गलत बोला, कुछ सही बोला, तो यू कैन करेक्ट मी इन द करेक्ट सेक्शन, कमेंट सेक्शन। मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है, आप मेरी गलतियाँ पॉइंट आउट करके मुझे सिखा सकते हो, क्योंकि मैं सीखने में मानता हूँ, बेशक छोटा हो बड़ा, तो मुझे सिखाओ अगर मैंने कुछ गलत बोला। एंड अगर आपको लगा कि मेरी बात सही थी तो लेट मी नो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। सो ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।